Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, the Constitution of India. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, watch it. Students, till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the nature of the state. अब हम पढ़ेंगे हमारे कंट्री के बेसिक नेचर को। ठीक है बात, स्टेट यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है बच्चा? कंट्री को। ठीक है, तो हमारे कंट्री के कुछ स्पेसिफिक फीचर है, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। द नेचर ऑफ द स्टेट इज सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, उस पर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है। सोशलिस्ट मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करेगी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का। देन सिक्योलर, हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस्लामिक नेशन है, बट हम सिक्युलर कंट्री, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन रहते हैं पर गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है और सारे रिलीजन्स को ही उसने अलाउ किया है टू प्रोपेगेट, कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय हूम? द जनरल पब्लिक। ठीक है, सरकार चुनने का राइट किसके पास है? कॉमन पीपल के पास है। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक हम उस कंट्री को कहते हैं बच्चा जहाँ पर उस कंट्री का जो हेड होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड। कैसा होगा? इलेक्टेड। ठीक है, अब हम सारे टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सोवरेन। सोवरेन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंडिपेंडेंट। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ना ही तो अब हम पे यूके कोई प्रेशर बनाएगा, ना यूएस से कोई प्रेशर बनाएगा। हम बिल्कुल फ्री हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए। हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे या यूके के साथ ट्रेड करेंगे, ये हमारा अपना डिसीजन है। हम ऑयल सीरिया से मंगाएं, ईरान से मंगाएं, इराक से मंगाएं, ये हमारा अपना डिसीजन है। मीन्स वी आर और इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल। जो प्रियम्बल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सॉवरेन कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया इज़ फ्री टू गवर्न इट सेल्फ। इंडिया बिल्कुल फ्री है अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। ना ही तो उसे किसी के रूल्स रेगुलेशन मानने की ज़रूरत है और ना ही तो उसको गवर्नेंस में किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी की सलाह मानने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमें कंट्रोल अब नहीं कर सकता। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई बाहरी प्रभाव एनी काइंड ऑन द गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, जो कि था कब? जब ब्रिटिश रूल था। हमारी गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी। कुछ हमारे लोग भी जो थे वो ब्रिटिश के प्रेशर में ही काम करते थे, हमारा अपना कोई डिसीजन नहीं चलता था, पर अब ऐसा नहीं है। बेटा अब हम देखेंगे नो मोर सेक्शन को। तो जो नो मोर सेक्शन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इस क्लास के नहीं, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो हम कभी कॉमन डिस्कशन में भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर जगह यूज़ आएगी आपको बेटा। अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, किसने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की या कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था बच्चा? इंग्लैंड में हुआ है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओरिजिन इन द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, विच मीन्स द ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा को ही क्या कहते हैं? ग्रेट चार्टर। ठीक है, मैग्ना कार्टा जिसका मीनिंग होता है क्या? ग्रेट चार्टर। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ओरिजिन हमें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिलता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, जो कि क्या है? ग्रेट चार्टर है। इट वॉज साइंड ऑन 15 जून 1215। 1215 में ही ये साइन हो गया था। 15 जून 1215 किसने साइन किया था इसको? किंग जॉन ने, इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 को मैग्ना कार्टा को साइन कर दिया था। ठीक हुई बात। मैग्ना कार्टा क्या है?
ये वो ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इसी का मतलब होता है ग्रेट चार्टर। इसको साइन किया गया था 15 जून 1215 में। करने वाले थे किंग जॉन। किंग जॉन किस कंट्री को बिलोंग करते थे? इंग्लैंड को। इट वॉज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है द पावर्स ऑफ द रूलर्स एंड द राइट ऑफ द रूल्ड। जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उनके राइट्स क्या है, मीन्स कॉमन पीपल के राइट क्या है और रूलर के पास कितनी पावर है, ये सब मैग्ना कार्टा में लिख दी गई थी। बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में। आज इन टोटल अगर हम मान लें कि 194 कंट्रीज़ है, 195 कंट्रीज़ हैं, तो उन 195 कंट्रीज़ में से जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत सारी डेमोक्रेसीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस किसे बनाया है? मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा किस कंट्री को बिलोंग करता है बच्चा? इंग्लैंड। इसको साइन किसने किया था? किंग जॉन ने। ये किस ईयर में एग्जिस्टेंस में आया? 1215 में। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। नाउ सेकेंड नेचर वो है सोशलिस्ट। नाउ सोशलिस्ट, तो बेटा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसको हमने इफेक्ट में लेके आए 1950 में, उसमें सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूडेड नहीं था। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 1949 में, जब हम उसको एनफोर्स में मतलब जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर दिए 1915 में 50 में, तब तक ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको ऐड हमने बाद में किया। कब किया? 1976 में। ठीक है बात। चलो, दिस वॉज नॉट इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। 1976 में ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और दूसरा सेक्युलर, यूनिटी और इंटेग्रिटी, इन्हें ऐड किया गया प्रियम्बल में। ठीक है बात। तो चार वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी और इंटेग्रिटी, चारों शब्द प्रियम्बल में नहीं थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हमने 1915 में इफेक्ट में ले आए थे। ठीक है, इन्हें हमने ऐड किया किस ईयर में? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत? 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चा सुधार करना। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई सुधार करते हैं, भले किसी चीज़ को ऐड करें किसी चीज़ को डिलीट करें, उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो जब हमने 42nd अमेंडमेंट किया तब हमने 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऐड कर दिए किसमें? प्रियम्बल में। क्लियर है? चलो, अमेंडमेंट क्या होता है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करेंगे, भले किसी नई चीज़ को ऐड करें, पुरानी को डिलीट करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत? 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोशलिस्टी, सेक्युलर, ये चार वर्ड जोड़े गए। ये कब हुआ बेटा? 1976 में। सोशलिज्म डिनोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर आप सोशलिज्म की बात करते हो तो ये किसकी बात करता है? सोशल इक्वालिटी की बात करता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। सोशल इक्वालिटी मीन्स समाज में हम सब की एक वैल्यू हो, और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब हम सब के पास जो रिसोर्सेज हों वो कहीं ना कहीं सेम हो। ठीक है, चलो सोशल, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना बेटा इक्वालिटी, इसका मतलब है एम्स एट इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सोशल इक्वालिटी से हम ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में सबका इक्वल स्टेटस होगा और जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उस सब पे सबका बराबर हक होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, भले वो शेड्यूल कास्ट हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या और किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर्स टू रिड्यूसिंग द गैप। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हमें उस गैप को रिड्यूस करना है जो किस किस के बीच में है? रिच और पुअर के बीच में है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी किसी भी सोसाइटी में लाने का, किसी भी कंट्री में लाने का मतलब ये है कि वहाँ पर रिच और पुअर में ज़्यादा गैप नहीं होगा, सबके पास रिसोर्सेज होंगे। It also aims at providing a decent standard of living to all.
कि मतलब भाई आपकी कंट्री में जो व्यक्ति रह रहा है, देखो जो रिच है उसके पास तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ही, जो पुअर हैं आप उन्हें भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो दो। तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा, टैक्सेस लगा देती है किसके ऊपर, रिच के ऊपर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। और जो रिच लोगों से टैक्सेस कलेक्ट होके आते हैं उनको किसके ऊपर किसके ऊपर लगाती है, पुअर्स के ऊपर। जैसे पुअर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, so that they can avail the same benefit which is availed by the रिच पीपल एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस बहुत कम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ीस बहुत कम है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। जब ये लोग राशन की शॉप से राशन लेके आते हैं तो इन्हें वही क्वालिटी ग्रेन्स मिलता है 4 रुपये किलो में, 5 रुपये किलो में या 10 रुपये किलो में। जो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना है, या जो फूड सिक्योरिटी है उसके थ्रू इन्हें 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में भी अनाज मिल जाता है। तो उसका प्रोविज़न हमने क्यों ही किया है, बिकॉज़ वी वांट इकोनॉमिक इक्वालिटी और वी नीड टू गिव देम अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो जिम्मेदारी बन जाती है हमारी गवर्नमेंट की कि उन्हें क्या दिया जाए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक हुई बात। चलो, तो टैक्सेस इम्पोज करो किसके ऊपर, रिच के ऊपर। जो अमाउंट वहाँ से कलेक्ट हो उसके ऊपर किसके ऊपर खर्च करो, पुअर के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट अदर स्कीम्स। जैसे वो है आयुष्मान कार्ड योजना जो है, जिसके थ्रू आपको फ्री मेडिकल हेल्प मिल सकती है, तो वो भी तो चल रहा है ना। उसके लिए एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहे हैं, टैक्स के अमाउंट से। नाउ सेक्युलर, अभी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में कि जो वर्ड सेक्युलर है वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं था। हम लोगों ने देखा ना बेटा, देखो यहाँ पर कौन कौन से 4 वर्ड जोड़े गए थे। ये सेक्युलर पढ़ा ना हमने, इसी पैराग्राफ में पढ़ लिया था। चलो, तो सेक्युलर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं था, इसको भी बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत या उसके अंदर हमने इसको भी ऐड किया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जो वर्ड सेक्युलर है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं था, इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, लिखा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे। इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ऑल्दो वी आर द कंट्री वेयर डिफरेंट रिलीजन, वेयर डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट आर लिविंग टुगेदर, देन टू वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द स्पेसिफिक रिलीजन एज द नेशनल रिलीजन। कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जितने भी रिलीजन हमारी कंट्री में रहते हैं, दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने ये सब सेम है, भले हिंदू ने क्राइम किया हो, मुस्लिम ने किया हो, सिख ने किया हो या क्रिश्चियन ने किया हो, लॉ के नियमों के सामने ये सब एक है। जब तक कोई बहुत ही ऐसा इशू ना आए जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़े, है ना, तब तक बेटा कभी भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है रिलीजियस मैटर में। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है गवर्नमेंट के किसी भी काम में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म के नाम पे सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर रिलीजन। लोग बिल्कुल फ्री हैं कि वो अपने धर्म को माने और अपने धर्म को फैलाएं। स्प्रेड करना मतलब होता है फैलाना, और इसे और एग्जैक्ट वर्ड में हम प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमने यहाँ क्या दिया कि किसी भी गवर्नमेंट मैटर में, सॉरी रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये हमेशा ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर कोई रिलीजन कोई ऐसा काम करेगा जिससे किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, तो ज़रूर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले मेरे धर्म में तो कहा जाता है डाउरी लो, मैं तो डाउरी के बिना शादी ही नहीं करूँगा, दहेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना रखा, उसके अंतर्गत वो आपको ट्रीटमेंट देगी प्रॉपर, ठीक है। फिर अगर कोई वो कहता है कि हमारे धर्म में तो हमें लड़कियों को पैदा ही नहीं करना है, हम तो फीमेल फोर्टिसाइड में भी बिलीव करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड में भी बिलीव करते हैं, तो यहाँ पर आप राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहे हो। किसका राइट टू लाइफ? हर व्यक्ति को जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और आप सिर्फ ये बोल दो कि मेरा धर्म कहता है कि लड़कियों को तो जीने का अधिकार नहीं है इसलिए मैं उसको मार देता हूँ। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर रखी है और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देगी। सो बी केयरफुल, इसके धर्म के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसको लोग इलेक्ट करेंगे, जनरल पब्लिक, कॉमन मास। जो लोग होंगे वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और ये रिप्रेजेंटेटिव ही, इलेक्टेड लीडर्स ही किसको रन करते हैं बेटा, गवर्नमेंट को रन करते हैं।
इन द वर्ड्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की बहुत प्यारी डेफिनेशन है जो आपको शायद क्लास 4 से पढ़ाई गई है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है किसकी? ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बहुत इजी डेफिनेशन दी है किसने? अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों में से ही क्या चुनी जाती है? सरकार। और वो किसके लिए ही काम करती है? लोगों के लिए इस काम करती है। इंडिया में जितने भी एडल्ट हैं जिनकी एज 18 ईयर है या उससे ज़्यादा है, वो राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में हम जनरल पब्लिक जिनकी भी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर है वो जाएंगे, वोट डालेंगे, अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेंगे। इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? वोटिंग राइट टू ऑल irrespective of their caste, creed, race, religion. Okay, बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट फिक्स्ड एज। अब कहीं पर वो फिक्स्ड एज 21 ईयर्स भी हो सकती है, कहीं पर 18 भी हो सकती है, और कुछ गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको कम करके 16 तक ले आया गया जाए। ठीक है, हमारे इंडिया में भी पहले ये एज कितनी हुआ करती थी? 21। बाद में ये कितनी हो गई? 18। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स आफ्टर अ फिक्स्ड एज यू ऑल हैव वोटिंग राइट। कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई रिलीजन नहीं, बस एक स्पेसिफिक एज को अटेंड करो और अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर लो, तो इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम देखेंगे बेटा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री में जो हाईएस्ट पोजीशन होगी, जो हेड की पोजीशन होगी, अगर वो इलेक्टेड है तो हम उस कंट्री को क्या बोलेंगे? रिपब्लिक कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में और यूएसए में दोनों में ही प्रेसिडेंट होता है, पर हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, पर वहीं यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट हुआ है कि इनडायरेक्ट। हमारी कंट्री में कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? इनडायरेक्ट। यूएसए में कैसे होता है? डायरेक्ट। तो बात जरा समझो, ध्यान से देखो कि कंट्री का हेड अगर इलेक्टेड है तो उस कंट्री को आप रिपब्लिक बोल सकते हो। तो यूएसए भी रिपब्लिक है और इंडिया भी रिपब्लिक है। ये मटेरियल है कि उस हेड का इलेक्शन डायरेक्टली हुआ है या इनडायरेक्टली हुआ है। चलो, it means that the head of the country is the president who is elected either directly or indirectly। तो जो आपकी कंट्री का हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। अब उसको आपने डायरेक्टली चुना हो या इनडायरेक्टली चुना हो, बाय द पीपल एंड डज नॉट रूल बाय एनी हेरिडिटरी राइट। ठीक है, तो जो भी कंट्री का हेड है उसे लोगों ने चुना हो और उस कंट्री में कोई हेरिडेटरी राइट ना हो, मनाकी ना हो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और वही हेड होगा, ऐसा ना हो, तो उस कंट्री को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1915। इंडिया कब रिपब्लिक बना? 1915 में। आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट हो गया तो इंडिया बन गया रिपब्लिक। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं एस्टेब्लिश करना। किसको एस्टेब्लिश करना? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो कोई पूछेगा तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तुम्हारे संविधान के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो क्या बताओगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है लिबर्टी को, जस्टिस को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को। अब यहाँ पर मैं इनका मीनिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ बेटा, फिर वो वीडियो लेंदी होता है और हमें 1 बाय 1 सबको पढ़ना ही है। चलो, तो पहले जस्टिस पढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो बताता है कि हमारी कंट्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस की बात करता है। एक होता है सोशल जस्टिस। इट मीन्स कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे, जेंडर के नाम पे या धर्म के नाम पे। तुम ऊंची जात हो, तुम नीची जात हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम औरत हो, तुम आदमी हो, तुम बिहारी हो, तुम गुजराती हो, ऐसे करके कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट्स सोशल जस्टिस प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन और अगर कोई ऐसे करता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं इस बात को लेके। देन इकोनॉमिक जस्टिस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी लेता है, उसका एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है और हमारी भारत सरकार ये करना भी चाहती है कि इकोनॉमिक जस्टिस आ जाए कंट्री में।
इसका मतलब ये है कि रिच और पुअर के गैप को कम करना है। तो हमारी गवर्नमेंट इसको करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, आयुष्मान योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी, अ, बहुत सारी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आ रही है हमारी सरकार, जिससे ये जो रिच और पुअर का जो गैप है ये क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो इकोनॉमिक जस्टिस देने की भी हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या है कि गैप को कम करना है रिच और पुअर के बीच की। ना पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है दैट irrespective ऑफ वंस कास्ट क्रीड जेंडर। देखो, जब भी आप वोट डालने जाएंगे हमारी कंट्री बोलती है सिर्फ आपको कितने साल का होना है, 18 साल का होना है। उसके बाद आपकी कास्ट कोई हो, क्रीड कोई हो, जेंडर कोई हो, आप सोसाइटी में रिच हैं पुअर हैं, ये इमटेरियल है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के। जब आप वोट डालने जाते हैं तो बस वो आपसे बोलते हैं आपका वोटर आईडी ले आओ। इसके अलावा वो आपसे कोई कास्ट नहीं पूछते, आपके रिलीजन को नहीं पूछते, आप मेल हैं फीमेल, इसकी कोई बात नहीं होती। द ओनली रिक्वायरमेंट इज ऑफ कि आप एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। उसके बाद आएगा लिबर्टी। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिविजुअल हमारे कंट्री में रहते हैं उन्हें राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजियस बिलीफ की फ्रीडम है, और अपना ऑक्यूपेशन वो खुद चुन सकते हैं। क्या आपके घर कोई आया जिसने आपकी पिटाई की और बोला नहीं 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 नहीं, आप तो मंडे का फास्ट रखते हैं, नहीं 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 आप तो ट्यूसडे का फास्ट रखना पड़ेगा, आपको 4 फास्ट मंथ में कंपलसरी रखना पड़ेगा, आपको 5 बार नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, आपको महीने में 6 बार चर्च जाना ही पड़ेगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं बेटा, हमारी कंट्री में आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करता कि आपको इसी रिलीजन को मानना है ना, आपको ये बात बोलनी है, आपको वो बात नहीं बोलनी। आप 8:30 से 9:30 टीवी लगा के बैठे प्राइम टाइम किसी भी न्यूज़ चैनल पे, तो आपको डिबेट मिलेगा। उस डिबेट में कुछ हमारे जो रूलिंग सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग जो चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर है, उसको कर्ज करता नजर आएगा, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलता नजर आएगा। पर क्या उसको कोई कुछ बोलता है? नहीं, है ना। आप कुछ भी बोल रहे हो अपनी गवर्नमेंट के लिए, कुछ भी बोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ऐसा नहीं एक बार नहीं 2 बार नहीं, कुछ कुछ लोगों को तो मैं देखती हूँ कि वो कंटिन्यूअसली कुछ भी प्रोपेगेंडा बनाते हैं और हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो क्या वो ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। गवर्नमेंट दूसरे दिन उन्हें बुलाकर गायब भी करवा देती, पर ऐसा नहीं है ना। आप लोग 8:30 से 9:30 रोज टीवी लगा के बैठे हैं। क्या नहीं बोलते हैं ये लोग गवर्नमेंट को? क्या नहीं बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को? क्या नहीं बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को? ठीक है, आप साउंड ग्राउंड पे उनको क्रिटिसाइज करते हो, दैट इज ओके। पर क्या बोलना, मोदी चाय वाला है तो मोदी चौकीदार है तो मोदी ये तो मोदी वो। आप वर्ल्ड मीडिया में आप किसी भी कंट्री और में चले जाते हैं और बोल देते हैं कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी ही नहीं बची है। तो मतलब कुछ भी बोल रहे हैं हम, और ये शायद हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। पर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए भैया कि हम कुछ भी ना बोलें, जो भी बोलें वो वैलिड हो। हम अपने ऑक्यूपेशन को चुन सकते हैं, हम जो भी पढ़ाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इतनी लिबर्टी हमें मिली हुई है, इट वॉज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कभी भी लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कास्ट क्रीड और रेस जेंडर को लेके। सारे सिटीजन इक्वल हैं, इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं, और उन सबको लॉ इक्वल प्रोटेक्शन देता है। देन फ्रेटर्निटी। हमारी कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी के स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, देखो हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्स ग्रुप हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन सबको यूनाइट करके रखना है। तो उसके लिए हमने किस कंसेप्ट को बनाया? फ्रेटर्निटी। इसका एम है यूनिटी के स्पिरिट को प्रमोट करना एमंग द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पीपल। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडियंस ओनली, इंडियंस तक लिमिटेड नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम वसुदेव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, जो स्पिरिट है फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, भाईचारे की, ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी की प्रॉपर वर्किंग के लिए। बेटा आज केरला में कोई बाढ़ आए, कोई सुनामी आए, तो हम पूरा इंडिया कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पीपल ऑफ केरला। अगर गुजरात में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसके लिए भी हमेशा रेडी होते हैं। मतलब हम हर स्टेट की नेचुरल कैलेमिटी को साथ में मिलकर लड़ते हैं। दिस इज़ वॉट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। नाउ क्विक रिविजन।
प्रियम्बल एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यस प्रियम्बल ने गवर्नमेंट का नेचर कैसे होगा ये बताया है। सोशलिस्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हाँ बिल्कुल सही बात है। सेक्युलर एंड सोशलिज्म दोनों ही वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं थे। What sovereign was added to the preamble by 42nd amendment, बिल्कुल गलत। 42nd amendment में सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ये 4 वर्ड जोड़े गए हैं। सोवरेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही था। रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड एंड डज नॉट रूल बाय हेरिडेटरी राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। रिपब्लिक का मतलब यही है कि आपकी कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। सर्कल द करेक्ट आंसर। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में कब आया बच्चा? ये आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो आइडिया है प्रियम्बल का वो हमने किससे बोरो किया है? यूएसए से। इम्प्लाइज दैट द कंट्री हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन मतलब सेक्युलर। हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला जो डायग्राम है इसके हर हेड को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। इक्वालिटी क्या है, इकॉनमी एक इक्वालिटी क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, तो इसको मैं अकेले अलग से नहीं पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ हम नेचर ऑफ गवर्नमेंट को भी पढ़ चुके हैं 1 बाय 1, तो ये सिर्फ आप लर्न कर लें और इसी तरीके का फ्लो चार्ट अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो फुल मार्क आएंगे। नाउ द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, हम 1 बाय 1 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स को पढ़ेंगे और फिर हमें ये पता चलेगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गुड ब्लेंड है, गुड मिक्सचर है फॉलोइंग फीचर्स का। पहला है बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो बच्चा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जो पोर्शन है वो इजीली अमेंड हो सकता है, मतलब पार्लियामेंट उसे इजीली अमेंड कर सकती है। अमेंड कर सकती है मतलब चेंज कर सकती है, उसमें कुछ ऐड भी कर सकती है, कुछ डिलीट भी कर सकती है। अ सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पोर्शन इजीली हम चेंज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक सिंपल मेजोरिटी भी अगर हमें मिल जाती है तो हम उसको चेंज कर देते, तो मतलब ये फ्लेक्सिबल है। दिस मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल, इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। पर दूसरी तरफ 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पोर्शन को चेंज करने के लिए तो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का इज नॉट अमेंडेबल, बेसिक नेचर तो किसी भी केस में अमेंड नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब फिर से कुछ पोर्शन फ्लेक्सिबल है जिसको मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हो, कुछ को 2/3 मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो और कुछ तो अमेंडेबल है ही नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भैया फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। चलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें चेंज करने के लिए कई बार इजीली चेंज हो जाएगा, कई बार उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और कई कुछ चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं जो बेसिक नेचर है उसे तो हम कभी अमेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, वहीं यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है, ठीक है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इट मीन्स द पीपल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, हम भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नहीं हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो यूएसए है वहाँ पर स्टेट की सिटीजनशिप भी मिली हुई है और कंट्री की सिटीजनशिप भी मिली हुई है। द पीपल देयर आर सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वेल एज द सिटीजन ऑफ द स्टेट वेयर दे लिव। जिस भी स्टेट में यूएसए के वो रहते होंगे वहाँ के भी वो व्यक्ति होंगे और यूएसए के तो होंगे ही होंगे। इसे हम बोलते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, पर हमारे इंडिया में चलती है सिंगल सिटीजनशिप। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, पर 2000 तक इसमें 442 आर्टिकल्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। 395 थे आर्टिकल्स और 8 थे शेड्यूल, अब शेड्यूल हो गए हैं 12 और आर्टिकल हो गए हैं 442। ये याद रखना बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म।
देखो फेडरलिज्म सिंपल भाषा में समझो, जिस भी कंट्री में 2 टियर में गवर्नमेंट अगर काम करती है, 2 टियर में अगर काम करती हैं, TIER, इसका गूगल प्रोनाउंसिएशन है टिया, हम लोग टियर बोल देते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म मतलब जब 2 टियर में 2 लेवल्स में गवर्नमेंट काम करें तो उसे क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है जिसका हेड होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। हमारे स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है जिसका हेड होता है CM, चीफ मिनिस्टर, है ना। तो हमारी कंट्री में 2 टियर में काम करते हैं बच्चे, जबकि हमारी कंट्री में तो 3 टियर हैं, क्योंकि हमारे पास लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है जिसके होते हैं मेयर, पंचायत या चेयरमैन। मेयर होता है ना, चेयरमैन होता है या पंच होता है। तो हमारे यहाँ तो लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है, तो हमारी कंट्री में तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है ना। बाकी बहुत सारी कंट्रीज में 2 लेवल पे काम करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरलिज्म। चलो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है वो मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर होगी गवर्नमेंट की वो डिवाइड होगी दोनों लेवल में, 3 लेवल होंगे तो तीनों लेवल में। इंडिया में 2 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, एक है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट। इनकी जो पावर है वो क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा इधर 3 लेवल है बच्चा, अब ये सेंटर स्टेट बोल रहे हैं, सेंट्रल स्टेट के बाद लोकल लेवल गवर्नमेंट भी होती है। चलो, द लॉज ऑन द अफेयर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जितने भी लॉज होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर के होंगे, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के होंगे, उन पे काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर वहीं पर जितने भी स्टेट रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके ऊपर काम करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो बेटा वो लॉज जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और सारे स्टेट्स पे ये लागू होंगे, मतलब सारे स्टेट के ऊपर अप्लाई होंगे। इंडिविजुअल स्टेट्स अपने लॉज अलग बना सकता है अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ये उस स्टेट पे ही अप्लाई होंगे। तो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, 2 लेवल पे गवर्नमेंट काम करते हैं। हमारे यहाँ तो तीसरा लेवल भी है जिसे हम बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म समझ में आ गया, जहाँ पर भी सरकार 2 लेवल में काम करे। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश करता है, बनाता है, स्थापित करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में भी नहीं होती, PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंट्रोल में भी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसी भी जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। किसी भी डिसीजन को जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करके ही इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्पीचमेंट। अदरवाइज जजेस को अपनी पोजीशन से हटाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेटा USA में चलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तभी USA में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है, प्रेसिडेंट की, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी गवर्नमेंट में कौन, प्राइम मिनिस्टर। चलो, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बनाते हैं, ठीक है, उनको कौन चुनती है, जनरल पब्लिक। दे आर असाइन द टास्क टू रन द कंट्री, और उनके ऊपर ये काम होता है कि भैया आपको इस कंट्री को रन करना है। इस सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इज नॉट ऑल पावरफुल, उनके पास सारी शक्तियाँ नहीं होती, वो लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपना सही काम के लिए भी उनसे अगर कोई आंसर मांगता है, सही काम के लिए कौन ही मांगेगा, पर वो आंसरेबल है। कुछ गलत काम उनसे हो जाता है, कोई रॉन्ग डिसीजन वो लेते हैं, तो भी वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो रियल पावर है वो किसके पास होती है बेटा, कैबिनेट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है कंट्री का, जबकि कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। सारी शक्तियों का केंद्र है प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को हम बोलते तो ज़रूर हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, हेड है कंट्री का, पर इसके पास सिर्फ होती है नॉमिनल पावर्स। नॉमिनल हेड है ये, सिर्फ नाम मात्र का, ठीक है, बाकी रियल पावर्स के पास नहीं होती। जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, और ये किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स। अब हम देखेंगे बेटा फंडामेंटल राइट्स को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कुछ मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं सिटीजन्स के,
ये बहुत असेंशियल हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। इनकी गारंटी कौन देता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राइट हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली। इन राइट्स की वजह से जो हमारी सरकार होती है वो कैसी होती है? पीपल फ्रेंडली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 तक बात किसकी है? राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक। राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18। 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। देन आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा 23 से 24। पहले 14 टू 18, 19 टू 22, 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। 29 और 30 किसकी बात करता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। राइट टू फ्रीडम रिलीजन की बात कौन करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। ये याद रखना, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेटा जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भाई कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको निभानी पड़ेगी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंस पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिला है, तो भैया इसके साथ साथ उसे कुछ ड्यूटी भी करनी पड़ेगी इन रिटर्न। इट इज़ देयर ड्यूटी टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन रिटर्न। ये जो ड्यूटीज़ हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हर सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, देयर वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट का पार्ट नहीं थी। दे वर इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमने 46th अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा है मेन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस ईयर में हुआ है? ये 1976 में हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ काम है बच्चा जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आप देखो राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, तो ड्यूटीज़ को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये भी 42nd अमेंडमेंट के साथ जुड़ी है। किस ईयर में? 1976 में। नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ गाइडलाइंस दी है किसके लिए? सरकार के लिए। दीज आर मेंशनड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये गाइडलाइंस को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। ये एनफोर्सेबल नहीं है बेटा कोर्ट में, बट हर सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखेंगी वाइल क्रिएटिंग लॉज और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। जब भी कोई लॉ उन्हें बनाना होगा, जो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी, है ना, तो उन्हें इन बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा। ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, पर हर सरकार चाहती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। चलो, गिव वन वर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन डज इंडिया हैव? सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में क्या है बच्चा? ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप। इन विच आर्टिकल द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अवेलेबल? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अवेलेबल इन आर्टिकल 32। ठीक है, नाउ टेक द करेक्ट आंसर। डैश इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हैं सारे लोग। एग्जीक्यूटिव कौन है बेटा? ये एग्जीक्यूटिव। डैश इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। वेरी सिंपल, डेमोक्रेसी। चलो नेक्स्ट, बस खत्म है ना। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.